तो कल की क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था 2D। 2D की एक क्लास हो चुकी है। हम पढ़ रहे हैं सेट नंबर 2, 2D। और 2D में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा सिलेबस है वो है 2D का बेसिक, कार्तीय निर्देशांक पद्धति का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। उसके बाद हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा युग्म। ये है सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में मुख्यतः 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे। आपका 2D कार्तीय निर्देशांक पद्धति का बेसिक, सरल रेखा और सरल रेखा युग्म। आगे जाकर जब हम सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे उसमें हमारा टॉपिक होगा वर्त और वर्त निकाय। ये आपका सेट नंबर 3 है, 2D का सिलेबस है जिसको सेट नंबर 3 में लिखा जाएगा। सेट नंबर 4 आपको मिलेगा प्रवलय, पैराबोला। और सेट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे दीर्घवृत्त और अतिप्रवलय, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये हमारा 2D का सिलेबस था जो हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें से हमने सेट नंबर 2 यानी कि 2D का बेसिक, बिंदुपथ भी है, 2D का बेसिक, बिंदुपथ, लोकस, सरल रेखा और सरल रेखा युग्म, ये हमने टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने शुरुआत की थी 2D के बेसिक के साथ। अब 2D के बेसिक में हमने क्या क्या पढ़ा है, जिसको मैंने आपको कहा है कि आप वीडियो दोबारा भी सुन सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स अक्ष किसे कहते हैं, वाई अक्ष किसे कहते हैं, ओरिजिन क्या होता है, चतुर्थांश क्या होते हैं, किसी पॉइंट के निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, भुज क्या होता है, कोटि क्या होती है, एब्सिसा और कोऑर्डिनेट। मतलब बेसिक में बिल्कुल शुरुआत से हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। यदि आपको दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट, निर्देशांक पता है तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, 10वीं क्लास में हम इसको पढ़ लेते हैं फॉर्मूले को। फिर अगर आपको दो बिंदु दे रखे हों तो उस पर सवाल एक बार सेकंड ग्रेड 2011 में सवाल आया था, इसको अपने सोल्व किया था, जिसका आंसर हमारे पास 2a sin अल्फा माइनस बीटा बटा 2 आया था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, सिंपल बात थी। अगर तीन बिंदु दे रखे हों, अगर तीन बिंदु दे रखे हों और आपको दूरी सूत्र पता है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि वो तीन बिंदु एक रेखा पर होंगे या त्रिभुज बनाएंगे, है ना। तो कैसे पता चलेगा भाई एक रेखा पर कब होंगे, सरेख कोलिनियर कब होंगे। तो हमने ये देखा था कि तीन बिंदु एक ही रेखा पर होंगे अगर दो बिंदुओं के दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के इक्वल आ जाए। तीन दूरियां ज्ञात करनी है आपने। अगर आपको तीन बिंदु दे रखे हैं ए बी सी, तो तीन दूरियां ज्ञात करनी है ए बी, बी सी और सी ए। यदि किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के इक्वल आता है तो तीनों बिंदु एक रेखा पर होते हैं, सरेख होते हैं, कोलिनियर होते हैं, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं आता तो फिर वो त्रिभुज बनेगा। यदि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी से बड़ा आता है, दो दूरियों का योग मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यदि ऐसा होता है तो ट्राइंगल बनेगा। और फिर ट्राइंगल के अंदर हमने डिस्कस किया था अगर तीनों भुजाएं समान हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर दो दूरियों के वर्गों का योग तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर आता है, किन्हीं भी दो दूरियों के वर्गों का योग तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर आता है तो त्रिभुज कैसा बनेगा, समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर उसके बाद आपको बताया था कि अगर दो दूरियां बराबर आती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन उस समय आपको यह भी चेक करना है कि क्या समकोण तो नहीं बन रहा, मतलब समद्विबाहु समकोण, आइसोसेकल राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा भी हो सकता है कि दो भुजाएं समान हो लेकिन साथ ही साथ समकोण त्रिभुज भी हो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में भी तो दो भुजाएं समान हो सकती हैं। तब आपका जवाब समकोण समद्विबाहु होगा, वो हो सकता है।
और अगर तीनों दूरियां अलग अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज भी बन सकता है। तो मुख्यतः ये टॉपिक होता है कि क्या वो बिंदु एक ही रेखा पर है, या समबाहु त्रिभुज है, या समद्विबाहु है, या समकोण है। अब इन तीन बिंदुओं की सहायता से हम ये बता सकते हैं। तो इसमें से सेकंड ग्रेड 2018 का एक सवाल हमने डिस्कस किया था, जिसका आंसर था समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। कल हमने डिस्कस किया क्वेश्चन को। फिर वही बात कि चार बिंदु दे रखे हों, तो चार बिंदु अगर आपको दे रखे हैं और दूरी सूत्र आपको पता है, तो हम 6 दूरियां ज्ञात करते हैं, 4 भुजाएं और 2 विकर्ण। ठीक है, और फिर आपने ये चेक किया था कि वो कौन सा चतुर्भुज बनता है। अगर चारों भुजाएं समान हैं, और पहला केस अपने क्या डिस्कस किया था, अगर चारों भुजाएं समान हैं, चारों भुजाएं समान हैं और विकर्ण भी समान है, चारों भुजाएं समान है और विकर्ण भी समान है, तो फिर बनेगा वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं भी समान होती हैं और विकर्ण भी समान होते हैं, स्क्वायर। 6 दूरियां ज्ञात की, हम दूरी सूत्र पढ़ रहे हैं अभी तक। 6 दूरियां आपने ज्ञात की, ए बी बी सी सी डी डी ए सी बी डी, 4 भुजाएं 2 विकर्ण। चारों भुजाएं समान है, विकर्ण भी समान है, तो वर्ग बनता है। चारों भुजाएं समान है लेकिन विकर्ण समान नहीं है, तो समचतुर्भुज, रोम्बस। अगर आमने सामने की भुजाएं समान है, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू डी ए, आमने सामने की भुजाएं समान है, फिर दो केस बनते हैं कि क्या विकर्ण समान है या विकर्ण समान नहीं है। अगर विकर्ण भी समान है, आमने सामने की भुजाएं समान है, विकर्ण भी समान है, तो बनेगा आयत, रेक्टेंगल, आयत। और आमने सामने की भुजाएं समान है लेकिन विकर्ण समान नहीं है, तो फिर बनेगा समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। तो ये 4 केस आप दूरी सूत्र पर बता सकते हैं। बाकी के जो केस है, श्रेखिता है या नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो क्षेत्रफल के आधार पर बता सकते हैं। तो यदि आपको 4 बिंदुओं के कोऑर्डिनेट पता है, 6 दूरियां ज्ञात करके आप ये बता सकते हैं कि वह चतुर्भुज कैसा बना, इन 4 केसेस में से बता सकते हैं। सेकंड ग्रेड 2010 में सवाल पूछा गया था, हमने 6 दूरियां ज्ञात की थी, चारों भुजाएं तो समान आई थी लेकिन विकर्ण समान नहीं आया था। चारों भुजाएं आई थी 5 5 5 5 और विकर्ण अलग अलग आए थे ना। 6 दूरियां ज्ञात की थी, तो जिसकी चारों भुजाएं समान हो लेकिन विकर्ण समान ना हो, तो वो क्या होता है, समचतुर्भुज, रोम्बस। फिर हमने डिस्कस किया था अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूले में क्या डिस्कस किया था कि अगर 2 पॉइंट एक लाइन सेगमेंट पर हैं, ए बी पर, एक पॉइंट पी जो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर है, पी की ए से दूरी और पी की बी से दूरी का अनुपात, दूरियों का अनुपात, दूरियां नहीं, दूरियों का अनुपात अगर हमें पता है m अनुपात n, तो हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि P बिंदु क्या होगा। मतलब वह बिंदु जो दिए गए दो बिंदुओं को m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। m अनुपात n में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ये हमने डिस्कस किया था। और बाह्य विभाजन में यहाँ प्लस है, वहां पर माइनस, और बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये ए और बी है और पी जो है वो इस लाइन सेगमेंट के आउटसाइड है, चाहे बी की तरफ चाहे ए की तरफ, तो इस स्थिति में हम क्या कहते हैं कि पी जो है वो ए बी को m अनुपात n में बाह्य विभाजित करता है। और कोऑर्डिनेट क्या बताए थे आपको, mx2 माइनस nx1, तो प्लस की जगह पर माइनस है, ठीक है, वहां प्लस था तो बाह्य विभाजन में माइनस आता है। इसी प्रकार से my2 माइनस ny। अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या था और बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्या था। अनुपात कैसे मानते हैं, तो आपको बताया था कि हम अनुपात कैसे मानते हैं, लैम्डा अनुपात 1 मानते हैं या फिर k अनुपात 1 मानते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी अनुपात ज्ञात करना हो, अगर रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम रेशियो को लैम्डा रेशियो 1 या k रेशियो 1 मानकर k का
मान ज्ञात करते हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो अंतः विभाजित करेगा, अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो बाहर विभाजित करेगा। तो ये कल सवाल डिस्कस किए थे अपने इस टॉपिक पर, शायद इसका आंसर 3 नंबर आया था शायद। ठीक है जी, ओके। इसका ये होमवर्क दिया था, ये सवाल आपको होमवर्क दिया था, क्या आंसर है इसका? हाँ जी, पहला क्या ये करने के लिए दिया था आपको? रेखा के द्वारा अंत विभाजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल था। अगर आपको रेखा का समीकरण दे रखा हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और दो बिंदु दे रखे हो x1 y1 x2 y2, तो ये रेखा उस दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड करती है? तो रेखा के समीकरण में एक बार x1 y1 और दूसरी बार x2 y2। ठीक है जी, रेखा दिए गए दो बिंदुओं को किस अनुपात में अंतः विभाजित करती है या विभाजित करती है, तो वो आपको बताया था। लैम्डा की वैल्यू अगर प्लस की आई तो अंतः विभाजित करेगी, लैम्डा की वैल्यू अगर माइनस में आई तो बाहर विभाजित करेगी। इस पर हमने सवाल डिस्कस किया था, फर्स्ट ग्रेड 2016 का ये सवाल था, शायद 2 नंबर आंसर था, है ना? कल हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया है 3:4। हाँ जी, इसका आंसर क्या था? 2:1। सेकंड ग्रेड 2018 में 2:3। 2:3 सही है, ठीक है जी। होमवर्क दिया था करने के लिए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो दो बिंदुओं को एक्स अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करती है? एक्स अक्ष के लिए क्या बताया था कल अपने? माइनस y1/y2। और वाई अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करती है? माइनस x1/x2। हाँ जी, क्वेश्चन सोल्व किया था, शायद इसका आंसर -2/3 आया था। हाँ जी, -2/3। मध्य बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट आपको पता हो x1, y1 और x2, y2। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु था, वो कल अपने 1:1 से क्या ज्ञात किया था? x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, कल आपने किया था। हाँ जी, ये वो सवाल है जो कल हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ था कल। ये क्वेश्चन है, वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी आर, ए बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन थे, निर्देशांक दिए होते, देन लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू सी, सी पॉइंट से पास होने वाली जो मीडियन है उसकी लेंथ कितनी होगी, ये सवाल। तो क्वेश्चन क्या था कि ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,2, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए आपको -4, -4, और सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए 5, -8। क्वेश्चन है, सी से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई, सी से गुजरने वाला जो मीडियन है उसकी लेंथ बताइए। तो एक तो आपको क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु, माध्यिका मतलब जानते हैं माध्यिक किसी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला, मिड पॉइंट्स को मिलाएं तो मीडियन होती है। तो एक तो आपको डी पॉइंट बताना है मीडियन, तो उसके बाद क्या बताना? सी और डी की डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस कितनी, सी डी की लेंथ। ये क्वेश्चन था, कल मिसप्रिंट था किसी कारणवश। तो डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भाई? मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो 2 प्लस -4/2, तो -1 आ जाएगा। दूसरा भी कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। दोनों को जोड़कर हाफ करना है। अब सी डी डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, माध्यिका की लंबाई कितनी आ जाएगी भाई? हाँ जी, 5 में से माइनस का 1 घटाओगे तो 6 का स्क्वायर, और प्लस -8 में से, ठीक है जी, कितनी? 36, प्लस में सॉरी 49, हाँ बिल्कुल 49 √84। ठीक है,
तो हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक जो 10th क्लास में डिस्कस किया था, अभी तक जितना भी पढ़ा है 10वीं क्लास में आता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना 10th क्लास में पढ़ा जाता है। अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, ये भी 10वीं क्लास में पढ़ा जाता है। हाँ, जब हम आगे पढ़ेंगे तो बिंदु पथ क्या होता है, रेखा के समीकरण के प्रकार क्या होते हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, अंतः विभाजन और कोण, अर्धक वगैरह सारी बातें आएंगी धीरे धीरे, लेकिन बिल्कुल बेसिक से हम कर रहे हैं। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना, ये हमने कल डिस्कस किया। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं, एग्जांपल के लिए अपने मान लिया कि 2,4 या 1,0 या -1,6, अगर मिड पॉइंट दे रखे हैं और ट्राइंगल के शीर्ष ज्ञात करने हैं, वर्टिसेस आपको फाइंड आउट करने हैं, तो या तो होता है कि आप पहले मान लें, ए बी सी को मान लीजिए, फिर भी आप मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए और उसका दिए गए बिंदुओं के साथ तुलना कर लीजिए, तो भी आप ए बी सी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कल, शॉर्ट मेथड, कि अगर मान लो बी वाला ज्ञात करना है तो हम जो डी और एफ है इन दोनों को जोड़कर सामने वाला जो ई है वो घटा देंगे। ठीक है, तो 2 और -1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो सामने वाला तो 0। अब इसी प्रकार से ये 4 है और ये 6, 10 में से 0 घटा देंगे 10। अगर आपको सी ज्ञात करना है तो हम किन दोनों को जोड़ेंगे, डी और ई को। डी और ई को जोड़कर जो सामने वाला एफ है वो घटा देंगे, तो डी और ई को जोड़ोगे तो 2 और 1 3, 3 में से माइनस का 1 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। डी और ई को जोड़ेंगे तो 4 और 0 4, 4 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर ए ज्ञात करना है तो ए ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, डी को घटाएंगे, इसमें से ई और एफ को जोड़कर, तो ई और एफ को जोड़ोगे तो 1 और -1 0, 0 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 2, और 6 और 0 6, 6 में से 4 घटाओगे तो 2। तो अगर आपको मध्य बिंदु दे रखे हैं तो आप ए बी सी शीर्ष ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चेक करोगे तो ए और बी का मध्य बिंदु एफ वही आएगा, ए और सी का मध्य बिंदु ई आएगा, मिड पॉइंट सेम आएंगे। ये कल बताया था आपको, एक सवाल डिस्कस किया था, क्या आंसर आया था इसका भी, -4,2। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ज्ञात करना, तो जो डिस्कशन अभी अपने की है उसी के बेस पर हमने किसी पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स दे रखे हों तो चौथा ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें ज्ञात करना है सी वाला, अगर सी वाला ज्ञात करना है तो हमने क्या किया था, बी और डी को जोड़कर ए घटाया था, और क्यों करते हैं ऐसा वो भी हमने कल डिस्कस किया था। हम बी और डी को जोड़कर ए घटा देंगे। ठीक है, तो हमें सी पॉइंट कोई भी ज्ञात कर, डी ज्ञात करना है, ए और सी को जोड़कर बी माइनस कर देंगे। तो इस टॉपिक का जो सवाल है, इस सेकंड ग्रेड 2011 में आपसे पूछा गया था कि समांतर चतुर्भुज के 3 वर्टेक्स आपको दे रखे थे, चौथा आपको ज्ञात करना था। क्या आंसर आया था इसका, हाँ जी, डी। ठीक है, 3 वर्टेक्स दे रखे थे, चौथा ज्ञात करना था। इसी प्रकार से एक और सवाल है, द एक्सट्रीमिटी, जो कल मिसप्रिंट था, जो द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर द पॉइंट्स if third vertex is -2,1 then fourth vertex। मतलब हमें एक पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल है, कोई भी एक डायगोनल ले लीजिए, उसके 2 वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, 3, -4 और दूसरा कौन सा है, -6,5। एक डायगोनल के दे दिए वर्टेक्स और बाकी का जो डायगोनल बच गया उसमें से एक दे दिया आपको -2,1, और एक जो बच गया वो ज्ञात करना। ठीक है जी, तो 2 को जोड़कर तीसरा घटा दीजिए, 3 और -6, -3, उसमें से -2 घटाओगे तो -1, और -4 और 5 कितना हो गया, 1, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0।
और ऐसा क्यों होता है वो हमने कल डिस्कस किया था कि समांतर चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु सेम होता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, उससे किया था। हाँ जी, आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक के अंदर, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार सवाल एग्जाम में आया है। अब तक अपने जितना भी जिक्र किया है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी एग्जाम में सवाल आ चुका है, आगे भी उसका यूज होगा, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, जैसे पिछली बार पूछा मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, कहता है 1/2 आधार होना चाहिए। तो फिर भूल जाए आप, हम क्या पढ़ रहे हैं, 2D है ना, उसमें पूछा था मैंने। तो चलो वह तो ट्रिग्नोमेट्री में पूछा था 1/2 a into b sin b है ना, sin c। और ट्रिग्नोमेट्री की बात है, मुझे मतलब उस समय क्लास में भी सबको लगा तो ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी। मैंने कहा भी एक त्रिभुज है ना, जैसे त्रिभुज है ABC, तो ये A हो गया, ये B हो गया और C हो गया, तो मेरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार होना चाहिए। मैं बड़ी जबरदस्त बात है, तो ठीक है, होता ही है, गलत नहीं था, लेकिन जहां बात हो रही थी वो तो कुछ इस तरह से हो रही थी ना, वो कुछ इस तरह से हो रही थी, जिक्र कुछ और हो रहा था कि 1/2 AB इंटू साइन C, वो हम और डिस्कस करेंगे। कई तरह से होता है, केवल 1/2 आधार गुना ऊंचाई है तो छठी क्लास में हो जाता है। हम जहां आकर फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप गुना में अंतःवर्त की त्रिज्या, है ना, ऐसे भी होता है। ये 1/2 A इंटू बी साइन C, ये भी होता है, परिवर्त की त्रिज्या के साथ भी संबंध होता है। वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन उसने बड़ा जबरदस्त, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बताया था 1/2। गुड थिंग, वो तो ऐसे याद आ गया मुझे, तो मुझे आपने नहीं सुना होगा, मुझे तो याद आ गया, इसलिए मैंने कह दिया। तो खैर, तो भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, हम पढ़ रहे हैं 2D। तो देखो 10th क्लास में सबसे पहली बार हम एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। अगर आपको किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, ठीक है, तो 10th क्लास में हम एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 10th क्लास के अंदर पहली बार डिस्कस किया जाता है। किसी ट्राइंगल का एरिया अगर आपको ज्ञात करना है तो 1/2 x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 तो y1 माइनस y, मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर है 1 2 3 का, है ना, 1 2 3 का ये एक साइक्लिक ऑर्डर लग रहा है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, है ना, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 फिर 3 1 2, साइक्लिक ऑर्डर है। खैर ये तो हम अब यूज नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, 10th क्लास में हम डिस्कस करते थे। x1 y1 x2 y2 x3 y3, जिस ट्राइंगल का एरिया ज्ञात करना है उसके वर्टिसेस है। अगर एरिया माइनस में आ जाएगा तो हम उसको प्लस का ले लेते थे, ये आपको बताया था कि एरिया हमने प्लस का लेना है। ओके, और जब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो क्या होता है, y2 माइनस y3, और y3 खुद माइनस में है तो उसको प्लस हो जाएगा, मान लो y, और जैसे आ गया y1 माइनस y2, अगर y1 माइनस का है तो माइनस का 2 माइनस का 5। 10th क्लास का जो स्टूडेंट करता है तो वो कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती कर देता था, है ना, वो वहां तक बात थी, लेकिन हम आगे बढ़े तो ये तो था 10th क्लास का फॉर्मूला। फिर हम +2 में डिस्कस करते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू, जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ चुके होते हैं तो फिर हम एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये ट्राइंगल का एरिया है। 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, x1 y1 उस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, आप उस ट्राइंगल के वर्टिसेस को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तीनों वर्टिसेस को लिखना है, तीनों शेषों को आपने 1/1 लिखना है, किसी भी ऑर्डर में आप उसको लिख सकते हैं। इसमें भी वही बात है, अगर एरिया माइनस में आ जाएगा तो आपने एरिया
प्लस का लिखना है। और जब हम प्लस 2 में आ जाते हैं तो हम देखें इसको अगर एक्सपेंड करें, इसका प्रसार करें इस सारणी का, तो सारणी का एक्सपेंशन करने पर वही 10वीं क्लास का फॉर्मूला आएगा। प्रसार किसके स्पेक्ट करो, जिसके मर्जी स्पेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाएगा वो ना। चलिए खैर, तो कहने का मतलब, हाँ फर्स्ट कॉलम, अगर आप फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट टू करोगे तो डायरेक्टली वही बन जाएगा x1, तो साथ में क्या आएगा y2 माइनस y3, तो माइनस x2, तो वहां हम उल्टा करते ना। समझ गए बात। तो 12वीं क्लास में हम ये फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, ये भी आना चाहिए, इसका भी यूज होगा। अभी आगे जाकर मैं आपको 2 सवाल इस पर बताऊंगा इस डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस पर, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तीसरा एक और शॉर्ट मेथड है, थोड़ा और इजी हो जाता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड अगेन x1 y1। इस फॉर्मूले की अपनी इंपॉर्टेंस है, ये भी हमें पता होना चाहिए। एक तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है, और आगे जाकर इसकी इंपॉर्टेंस और है, वो भी आपको बताई जाएगी। इसमें क्या आएगा आपके पास, ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है, तो 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, पहले ये वाली छोटी उपसारणिक, लघु सारणिक माइनर, इसकी वैल्यू है ना, x1 इंटू y2 माइनस x2 y1, फिर देन प्लस, फिर कौन सी, ये दूसरी वाली सारणी x2 y3 माइनस x3 y2। समझ गए, पहले क्या आ जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1। ये लिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जब कैलकुलेशन करते हैं ना, 3 गुना 5 माइनस 2 गुना 4, इजी गोइंग है, ज्यादा मुश्किल नहीं। देन प्लस, नेक्स्ट क्या आ जाएगा x2 y3 माइनस x3 y2, एंड देन अगेन प्लस तीसरी वाली लास्ट वाली, तो x3 y1 माइनस x1 y3। और इसमें भी वही बात है कि एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस का नहीं लेना, लास्ट आंसर आपका प्लस आएगा। लास्ट आंसर का मतलब ये है कि अगर मान लो इसकी वैल्यू 10 आ जाए, इसकी वैल्यू माइनस का 3 आ जाए, तो माइनस का 3 लिखना है। ये एरिया नहीं है कि इसको प्लस का कर दें, फिर आगे प्लस का 2 आ जाए तो ठीक है, लास्ट आंसर प्लस का लिखना। चलिए खैर, देख तो तीन बातें हो गई, 3 तरह का हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। एक 10th क्लास में डिस्कस करते थे, एक +2 क्लास में डिस्कस करते थे, डिटर्मिनेंट मेथड है, और एक और थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, वो मैंने आपको बता दिया, ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने का। तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। देखते हैं सवाल। अब एक चीज और देखिए, 10th क्लास में हम एक बात और डिस्कस करते थे, और आगे भी हम डिस्कस करेंगे जब हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए तो हमें 4 त्रिभुज दिखते हैं, और इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर आपस में मिलाते हैं तो 4 त्रिभुज आपको दिखते हैं। इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल एरिया सेम होता है। अगर आप ट्रायंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो जो 4 ट्रायंगल्स बनते हैं उन सबका एरिया सेम होता है। वैसे तो इन चारों का एरिया सेम है, लेकिन अगर पर्टिकुलर हम सिर्फ इसी की बात करें कि इसका एरिया कितना है, तो 10th क्लास में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। इंग्लिश में AR लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 चौथा हिस्सा होता है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/4 पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और क्या प्रॉपर्टी होती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे त्रिभुज ABC का केंद्रक, बड़े त्रिभुज ABC का केंद्रक और छोटे त्रिभुज DEF का केंद्रक एक ही होता है, सेंट्रोइड सेम होता है। मतलब बड़े त्रिभुज ABC का केंद्रक अगर G है तो वो छोटे त्रिभुज DEF का भी केंद्रक होता है, दोनों का सेंट्रोइड सेम होता है।
आगे प्रॉपर्टी डिस्कस, एरिया के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब जो एग्जाम में सवाल आया सेकंड ग्रेड 2010 में, 2011 में, ये एक्चुअली ये एग्जाम का सन लिखा होता है, कई बार कोई भर्ती का सन पढ़ लेता है कि 2011 में तो कोई भर्ती नहीं हुई, भर्ती नहीं, एग्जाम का सन है, उस समय पेपर हुआ था उस तरह। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम का क्वेश्चन देखो। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं। क्या क्वेश्चन था? ट्राइंगल एबीसी है, इसके जो मिड पॉइंट है वो आपको दे रखे हैं। एक तो है 0 0, एक है 1 2 और एक है -3,4। और हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया ज्ञात करना है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था और हमें जिस ट्राइंगल का एरिया ज्ञात करना था उसके मिड पॉइंट दे रखे हैं, भुजाओं के साइड्स के मिड पॉइंट मध्य बिंदु आपको दे रखे थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का ज्ञात करना था, तो क्या करेंगे, डीईएफ का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए और उसको 4 से गुणा कर। तो पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस डीईएफ के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अब बात आती है कि डीईएफ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो भाई डीईएफ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 पहला वर्टेक्स कोई भी आप ले सकते हैं जिसको मर्जी, पहला मैंने 0 0 ले लिया तो 0 0, दूसरा कौन सा हो गया 1 2, तीसरा कौन सा ले लिया -3/4 और वापस अगेन 0 0। ये तो है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। और एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसको 4 से गुना कर देंगे, जितना भी हमारे पास एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 4 टाइम्स उसका 4 गुना, त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का 4 गुना। इसको सोल्व करेंगे तो दिस इंटू दिस, 0 -0, ये तो 2 बन गया, 2 आ गया, 2 ब्रैकेट में, तो पहला 0 बन गया, देन प्लस 4 में से क्या घटाओगे माइनस का 6, 10 बन गया। 4 में से माइनस का 6 घटाना है तो 10 बन गया। अगेन लास्ट में 0, दिस इज 0, तो 10 गुना 2 20 वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, ये सवाल था। आपने पहले त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, फिर उसका 4 गुना कर दीजिए तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और डीईएफ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और सवाल है 9/47, मतलब पेज नंबर 47 पर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन क्या है, हमें ए बी सी डी चारों के वर्टिसेस दे रखे हैं और वो कहता है त्रिभुज डीबीसी का जो एरिया है वो त्रिभुज एबीसी के एरिया का जो रेशियो है वो 1:2 है। मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीबीसी के क्षेत्रफल का दुगना है, यही मतलब है। वैसे मर्जी जैसे मर्जी बीएससी होल्डर हो, आपको जैसे मर्जी समझ सकते हो, तो एक्स का मान बताओ। ठीक है, ओके, तो हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज एरिया किसका, त्रिभुज डीबीसी अपॉन में एरिया किसका, ट्राइंगल एबीसी का रेशियो क्या है 1:2। तो इसका ये मतलब भी कह सकते हैं कि जो त्रिभुज डीबीसी त्रिभुज एबीसी का जो एरिया है वो त्रिभुज डीबीसी के एरिया का दुगना है। तिरछा गुना कर दीजिए तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज डीबीसी के क्षेत्रफल का दुगना है। आप त्रिभुज एबीसी का अगर एरिया ज्ञात करोगे तो 1/2 वर्टेक्स जो लिखोगे वो ए बी सी वाले लिखोगे और दाईं तरफ 2 गुना 1/2 जो वर्टेक्स लिखोगे वो किसके लिखोगे, डी बी सी के लिख दोगे, दोनों का एरिया ज्ञात कर लेंगे। लेकिन एक बात का इसमें ध्यान रखना कि जब भी एरिया आप लिख रहे हो तो आपका आंसर प्लस में होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपका माइनस में आया तो भी हम प्लस में करते हैं, तो उस एरिया के ऊपर मोड लगा सकते हैं या प्लस माइनस लगा सकते हैं। फिलहाल इसमें तो उसने देखो x का एक ही मान दे रखा है,
ठीक है, तो हम इस बार तो प्लस माइनस नहीं लगा रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जब भी दूरी दे रखी हो, क्षेत्रफल दे रखा हो, अगर दे रखा हो तो उसको प्लस माइनस लोगे आप। जैसे मान लो कहता है ट्राइंगल का एरिया 10 है, तो जब आप ट्राइंगल का एरिया ज्ञात करोगे इक्वल टू लिखोगे 10, तो वहां 10 नहीं, वहां लिखना है प्लस माइनस 10। समझे क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका आंसर 10 आया हो और ये भी हो सकता है कि आपका आंसर माइनस का 10 आया हो। खैर जब सवाल आएगा तो उस पर बात और करेंगे, फिलहाल थोड़ा मैंने आपको समझाया। और इस सवाल में मैं ऐसा नहीं कर रहा प्लस माइनस, कारण क्या है कि उसने एक्स का हमें एक ही मान दिखा, अगर दो लिखेगा तो मैं बात करूंगा, तो दो ही सही है। हाँ जी, तो ए बी सी, तो ए पॉइंट क्या है 6 3, बी पॉइंट क्या है -3 5, सी पॉइंट क्या है 4 -2, और अगेन 6 3, पहला वर्टेक्स इक्वल टू 2 गुना 1/2 डीबीसी। डीबीसी में जरूरी नहीं कि आप शुरुआत डी से करो, लेकिन चलो आप कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। डीबीसी का मतलब डी से शुरू होना, ऐसा जरूरत नहीं, फिर भी चलो खैर। डी क्या है x 3x, हाँ जी। बी क्या है -3 5, सी क्या है 4 -2, एंड अगेन हमारे पास x और 3x, x और 3। एक बार दो तो एक बार दो तो कैंसिल कर सकते हैं अपने, एक बार दो से एक बार दो कैंसिल कर देंगे, दोनों तरफ सोल्व करेंगे तो 30 में से माइनस का 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 39। सही है भी, 30 में से माइनस का 9 घटाएंगे, देन प्लस 6 में से क्या घटाओगे 20, 6 में से 20 घटाओगे तो माइनस का 14, फिर प्लस 12 में से घटाओगे माइनस का 12 तो 24, इक्वल टू डबल 5x में से घटाओगे माइनस का 9x तो 14x, 5x में से माइनस का 9x, 6 में से घटाओगे 20, 6 में से घटाओगे 20 तो माइनस का 14, और 12x में से घटाओगे माइनस का 2x, अगेन 14x, 12x में से घटाएंगे माइनस का 2x तो 14x बन जाएगा। हाँ जी, क्या कहती है कैलकुलेशन? (49) लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 49, ये 49 बन गया, इक्वल टू डबल 24 24 28x और माइनस का 14। ठीक है, तो 14 को 2 से गुना कर दीजिए, 28 आ जाएगा, उस 28 को उसमें जोड़ दीजिए 77, तो 77 इक्वल टू 56x, और अगर डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 77 अपॉन में 56, 11/8, दिस इज 11/8, x इक्वल टू 11 अपॉन में 8। मेन बात हम ये पढ़ रहे हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, अगर उसके तीनों वर्टिसेस दे रखे हों तो डाउट किसी को? ठीक है जी, एक और सवाल है, ए और बी पॉइंट आपको दे रखे हैं, वो कहता है कि ए और बी को मिलाने वाले रेखा खंड को बिंदु पी जो है वो लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। सबसे पहले पी ज्ञात करना पड़ेगा आपको लैम्डा अनुपात 1 में, फिर वो कहता है कि क्यू आर आपको दे दिए, और त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है वो 2 है, तो लैम्डा का मान बताओ। ठीक है, समझ की बात? सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करने वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? दिस इज ए -5,1, दिस इज बी 3,5, और पी पॉइंट रेशियो लैम्डा रेशियो 1, व्हाट इज पी 3 लैम्डा -5
अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। दिस इज पी पॉइंट। लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करने वाला पी पॉइंट आ गया। अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल मैं जानबूझकर शुरुआत जो है वो पी से नहीं कर रहा, क्योंकि पी से करोगे तो लैम्डा टर्म्स 2 बार आएगी, है ना। पी क्यू आर, तो पी लिखोगे, क्यू लिखोगे, आर लिखोगे, फिर पी लिखोगे तो लैम्डा 2 बार आ जाएगा। क्या जरूरत है हमें पी से शुरू करने की? और किसी और से करोगे तो एक ही बार आएगा। तो क्यू से शुरू कर दो। व्हाट इज क्यू? 1/5। व्हाट इज आर? 7/2। एंड व्हाट इज पी? 3 लैम्डा माइनस 5 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, 5 लैम्डा प्लस 5 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, और व्हाट अगेन 1 5, एक 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 1, 5 लैम्डा प्लस 1, यहाँ 1 है भाई, और इक्वल टू एरिया कितना दे रखा है आपको? 2। इक्वल टू एरिया आपको दे रखा है 2। क्या लगता है? हो जाएगा सोल्व? हो जाएगा, सोल्व तो नहीं होगा। 2 को दाईं तरफ ले गए, 2 को दाईं तरफ लेके जाएंगे वो तो 4 बन जाएगा राइट साइड में। 2 में से 35 घटाओगे तो 2 में से 35 माइनस का 33 प्लस अपॉन में तो लैम्डा प्लस 1 आएगा ही आएगा। 35 लैम्डा में से 6 लैम्डा घटा दो 29 लैम्डा, और 7 में 10 जोड़ दो 17। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट टर्म फिर लैम्डा में आएगी, कितना था? 7 और 10 17 ना। ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी फिर? प्लस, फिर एलसीएम कितना आएगा? लैम्डा प्लस 1। 15 में से 5 लैम्डा घटा दीजिए 10 लैम्डा, और माइनस के 25 में से 1 घटा दीजिए माइनस का 26, इक्वल कितना था? 4। ऐसे ही होगा, लैम्डा तो बटा में है ही है। अच्छा, माइनस के 33 को भी दाईं तरफ लेके जाओ, प्लस का 33 बन जाएगा। 33 और 4 कितना हो जाएगा? 37। इस माइनस के 33 को लेके तो 37, 29 और 10 कितना हो गया? 39 लैम्डा। 17 और 26 कितना हो गया? माइनस का 9, इक्वल टू 37 का गुना किसके साथ करोगे? लैम्डा प्लस 1 के साथ। 37 39 लैम्डा में से 37 लैम्डा घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा, और 37 में 9 जोड़ दो, 37 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 46, और 2 का भाग कर दो, लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 23। पहले ऑप्शन। कल भी कह रहा था, फिर कह रहा हूं, सवाल किया करना, डरना नहीं है सवालों से। ये तो कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सवाल आएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। मैथमेटिक्स करना है तो कॉपी भरना जरूरी है। अगर आप कोई पढ़ा रहे हो या पढ़ाओगे ना, तो सबसे आगे बच्चों को यही कहोगे। जब 10वीं क्लास में बच्चे का रिजल्ट कम आता ना, तो हमें यही शिक्षा दी गई सबसे पहले, क्या करना है? खुद कम मेहनत करनी है, बच्चों से ज्यादा करवानी है। खुद जितना मर्जी गला फाड़ लेना, कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक बच्चे खुद सवाल नहीं करके आएंगे। और ये ना होता ना, तो इसलिए होमवर्क की कॉपी ना लगाई जाती। स्कूलों में क्यों लगाई जाती है होमवर्क की कॉपी? है ना, वरना पासबुक के बाजार में खूब मिलती हैं। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, सारा कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, सारे कोर्सेज। फिर भी कॉपी लगाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वो अलग बात है कि जिस तरह से हम बच्चे को समझाते हैं, बच्चा हमसे क्रॉस करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, वैसे हमारे दिमाग में भी आता है। लेकिन ये मैथमेटिक्स में तो कुछ ही कर लो, मैथमेटिक्स में तो सवाल करने ही करने हैं। हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में तो शायद कोई और बात बन जाए, शायद। मैथमेटिक्स में तो एक ही तरीका है, जितने ज्यादा सवाल करोगे उतने ही आपकी इमेज पिक होगी, माइंड में बनेगी, उतने ही आपको फॉर्मूले और कंसेप्ट क्लियर होंगे।
ठीक है, और उतनी आदत डलेगी, वरना थोड़ी सी क्वेश्चन होते ही सवाल थोड़ा सा सोल्व ना होते आप छोड़ दोगे कि नहीं यार नहीं हो रहा, पढ़ो। ये रहता है एग्जाम में, अब नहीं, एग्जाम में देखना कितना प्रेशर होता है। जैसे 2 लाइनें प्रैक्टिस नहीं है ना, तो 2 लाइनें लिखते अगर आंसर नहीं आए ना, आगे चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रैक्टिस ही नहीं है, आदत नहीं है कि हम 3-4 लाइनें लिख सकें, 1 मिनट दे सकें, इतनी आदत ही नहीं होती है। ये तो कुछ नहीं है अभी, सीधी बता दूं, इंटीग्रेशन भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी सोल्व करेंगे अपने बीएससी वाले, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आएगा, 3-3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब फिर कहोगे नहीं यार बस ऐसे नहीं जचेगा। हाँ जी, ये सवाल तो रिपीट है अभी, है ना, कि हाँ ये तो सही। ओके, अब ये सवाल है इसके, हम पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये एक अच्छे तरीके से सवाल दिया गया, एक सवाल है कि वो कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए के बराबर है, यदि इसके वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है तो इस डिटरमिनेंट का स्क्वायर बताइए। ठीक है, अब अगर आपको वो ट्राइंगल का एरिया ज्ञात करने का डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला नहीं आता, फिर हम इसको सोल्व नहीं कर पाए, फिर हम सोचेंगे कि पता नहीं डिटरमिनेंट कैसे सोल्व होगी, जबकि एक्चुअली वो जो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है एरिया ज्ञात करने वाला, उसका इस्तेमाल किया गया। किस प्रकार से, कि हम जानते हैं कि जो डिटरमिनेंट के अंदर फॉर्मूला होता है एरिया ज्ञात करने का, वो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, ये होता है, ये फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया ज्ञात करने का। ओके, और ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज है, और भुजा क्या है ए। ये एरिया हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रखा है, ये एक्चुअली किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू √3/4 ए। ये तो हम 10वीं क्लास से फॉर्मूला पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा ए हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अगर आपको साइड गिवन है √3/4 a²। ठीक है जी, ये एक सिंपल सी बात है, एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता था, उसका यूज कर दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो और स्क्वायर कर दो, इतनी आसान बात। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं पता तो काम नहीं चलेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस 2 को दाईं तरफ ले जाइए मतलब, ठीक है, तो √3 के बटा में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, ये 2 यहां कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट का स्क्वायर करना है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी है, उस डिटरमिनेंट का स्क्वायर √3/2 a का स्क्वायर 3/4 a की पावर 3/4 a की पावर, सही है, स्क्वायर कर दी। तो इसलिए ये नहीं कि हमें शॉर्ट मेथड आता है तो उससे हम हर बार क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ पता होना चाहिए, लेकिन हर मेथड आना चाहिए, उस मेथड पर सवाल कैसे बनेगा वो उसकी मर्जी। जैसे 10वीं क्लास में जब पहली बार बच्चा 2 समीकरणों को हल करने की विधि पढ़ता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रघूर्ण विधि और ग्राफीय विधि, है ना, आपका एलिमिनेशन मेथड है, रिप्लेसमेंट मेथड है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, या ग्राफिकल मेथड है। होता क्या है कि 6 नंबर का सवाल आता है ग्राफ का, जो पढ़ाते हैं, तो होता क्या है कि वो 6 नंबर का सवाल ग्राफ से कर लेता है, ग्राफ बनाया सोल्व कर दिया, और जल्द से ज्यादा क्या करता है, प्रतिस्थापन विलोपन विधि देख लेता है कि कैसे होती है, लेकिन आगे जाकर दिक्कत आती है। मतलब हर मेथड की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि ये नहीं होता कि हमें तो एक मेथड से सवाल सोल्व करना आता है तो बाकी मेथड क्या करेंगे। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो वहां नहीं पढ़ता 10वीं क्लास में विद्यार्थी, जब यहाँ बीएससी में आता है, जब वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा होता है सीनियर सेकेंडरी बीएससी के, तब वो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है जी, तब उसका जिक्र होता है। तो उसके बिना काम चलता नहीं है। कहने का मतलब 2 मैथ जितने भी फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले की एक और इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि एक बार सवाल आपको हर किताब में मिल जाएगा। एक सवाल है कि a, b प्लस सी, b, c प्लस a और c, a प्लस b। एरिया बताइए इस ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं a, b प्लस सी, b, c प्लस a, c, a प्लस b, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। ये सवाल आपको मिल जाएगा, किसी न किसी जेपीएस वगैरह में मिल जाता है। तो अगर आपको इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, दिस इज 1/2, हम यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले का, a b प्लस c 1, b c प्लस a 1, c a प्लस b 1। अब जिसने भी डिटरमिनेंट पढ़ी है, सारणिक को पढ़ा है, इस सारणिक को देखकर बता सकता है कि इसका मान 0 है।
इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। अगर आप पहले और दूसरे कॉलम को ऐड करो, अगर आप पहले और दूसरे कॉलम को ऐड करते हो तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। उसको बाहर लिखोगे तो 1 1 1, सारणी का मान 0। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, मतलब त्रिभुज बन नहीं रहा, मतलब बिंदु सरेख है। तो क्या यूज किस, अगर आप डिटर्मिनेंट का यूज नहीं करोगे तो आंसर तो उससे भी 0 आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। और इसमें डायरेक्टली देखते ही लिखते ही जैसे आप लिख रहे होंगे, लिखते ही आपको पता चले तो 0 आएगा भाई। दो कॉलम सेम बन रहे, ऐड कर दोगे तो 1 1 बन जाएगा। जिसने सारणी पढ़ी है, इतने सवाल किए हैं, वो देख के करके 0 आ जाएगा। तो मतलब ये है, कुल मिलाकर दोबारा कह रहा हूं कि हर फॉर्मूले का, हर टॉपिक की अपनी इंपॉर्टेंस है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, भाई 10वीं क्लास में भी इसका जिक्र होता है कि मान लो मैं आपको कहता हूं कि एक एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक चतुर्भुज है जिसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं। एक चतुर्भुज है जिसके चारों वर्टेक्स आपको दे रखे, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो 10th क्लास में जब इसको पढ़ा जाता है तो उसमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि आप इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट लो और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसे ऐड कर लो। ठीक है जी, ये हम 10th क्लास में डिस्कस करते हैं। तो या तो आप 10th क्लास का वो फॉर्मूला लगाओ दो त्रिभुजों का, फिर 2 बार उसको इंप्लीमेंट करो, है ना। ये हमने डिस्कस किया था कि 10th क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। तो उसमें तो उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है और 2 बार त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, फिर दोनों को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है जी, लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का शॉर्ट मेथड जो लिखा है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। बस करना क्या है कि आपको जहां 3 बार लिखा था ना, वहां एक बार और लिखना है। मतलब 1/2 पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स और अगेन चौथा, पहला नहीं अभी चौथा, और लास्ट में फिर पहला। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि इसमें समय की बचत होगी। उसमें आपको वो 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ता, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता, दोनों को ऐड करना पड़ता। इसमें आपको एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और खास बात यह है कि केवल चतुर्भुज के लिए नहीं है, पंचभुज हो, छठभुज हो तो भी कर सकते हो आप। और इक्विलेटरल नहीं, ये नहीं कि ये एनी क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, किसी भी चतुर्भुज की, ऐसा नहीं कि वर्ग के लिए, आयत के लिए, किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चारों वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, तो करना क्या है, पहला, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड अगेन पहला। तो इसकी सहायता से आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ही बार में ज्ञात कर सकते हैं। और अगर क्षेत्रफल आ गया 0 तो चारों बिंदु सरेखीय होंगे। तो ये जब हम सरेखिता पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि यहां डिस्कस करेंगे, तो उसका भी जिक्र करेंगे। एक सवाल है पेज नंबर 49 पर, क्वेश्चन नंबर 37 है। ये एक चतुर्भुज के 4 वर्टेक्स है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसको मैं बता रहा हूं अभी शॉर्ट वाले फॉर्मूले से, आप घर जाकर इसको एक दूसरे तरीके से भी करना। चलो पहले ये बताते हैं इससे। 1/2 पहला वर्टेक्स 2 - 1, दूसरा 4 3, तीसरा -1 2, फोर्थ -3 -2, अगेन फर्स्ट, पहले वाला फिर से 1/2, 6 में से 4 घटाएंगे 10, 6 में से माइनस का 4 घटाएंगे, सॉरी माइनस का 4 तो 10, 8 में से माइनस का 3 घटाएंगे, 8 में से माइनस का 3 तो 11 हो जाएगा, और 2 में से माइनस का 6 घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 6 और 2 8, सही है अभी। और 3 में से प्लस का 4 तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 4, सभी प्लस के बन गए। हाँ जी, 36/2, पहला ऑप्शन 36 दे रखा है। ठीक है, इतने छोटे से क्वेश्चन में इसको क्या चला के समझ आ रही है कि क्या आप एक बार दो ही ना भूल जाए। मतलब अभी इसमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत पड़ गई है, अभी आगे दिमाग बहुत
दीर्घवृत्त अति प्रबंध में दिमाग लगाएगा वो ठीक है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे उसमें, तो चलो और देखो समय लगेगा, उसमें पहुंचेंगे तो बात याद आएगी। हाँ शुरुआत है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आप घर जाकर क्या करना, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, दोनों को जोड़ कर सेटिस्फेक्शन हो जाए, पता चल जाए हाँ सही चल रहा है, तो फॉर्मूला सही है, गलत तो नहीं है। 10वीं क्लास में तो और पढ़ते थे अपने, क्या करें, ए बी सी एक त्रिभुज बना लीजिए और एक त्रिभुज दूसरा बना लीजिए, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को जोड़ कर देखना कि 18 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। सरेखिता, कोलिनिटी, अगर क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये 3 बिंदु दे रखे हैं और उसका क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया तो वो 0 आ रहा है, तो 0 आने का मतलब त्रिभुज नहीं बन रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 का मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ये हमने जिक्र किया था शुरुआत में भी, आज भी रिपीट किया था कि 3 बिंदु एक रेखा पर है या नहीं, इसको जांच करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका हमने जिक्र किया था, यदि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाए, ये एक तरीका है, तो उस स्थिति में तीनों बिंदु एक रेखा पर होंगे। दूसरा तरीका हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि क्षेत्रफल का 0 आना, क्षेत्रफल का 0 आने का मतलब वो त्रिभुज नहीं बन रहा। फिर आगे 2 तरीके हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो 3 बिंदु एक ही लाइन पर हैं तो इसे हम बोलते हैं सरेखिता, कोलिनियरिटी। 3 बिंदु यदि एक ही रेखा पर हैं तो हम बोलते हैं कि तीनों बिंदु सरेखीय हैं, तीनों बिंदु सरेखीय हैं, कोलिनियर है। अब कैसे पता चलेगा कि 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं, तो उसका पहला तरीका हमने जिक्र किया था, किन्हीं भी दो दूरियों का योग, किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के इक्वल आ जाए। दूसरा, अगर क्षेत्रफल 0 आता है, त्रिभुज नहीं बनता, तो फिर त्रिभुज नहीं मतलब त्रिभुज नहीं बनता, मतलब तीनों बिंदु एक रेखा पर। तो क्षेत्रफल का 0 आना मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड अगेन x1 y1, इसकी वैल्यू का 0 आना। 1/2 नहीं लिखा मैंने ना, ठीक है, पता ही है, तो इसका 0 आना। अगर इसकी 10वीं क्लास में हम 1/2 लिख देते हैं साथ में, कि बच्चा कंफ्यूजन ना हो तो 0 में चला जाएगा, लिख लेते हैं 1/2 लिख ले साथ में। तो अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसका सवाल आया, देखते हैं। हाँ, क्षेत्रफल का 0 ना, केवल इसकी वैल्यू नहीं, क्षेत्रफल का 0 ना, मतलब जो अभी एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था, ये वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये तीनों बिंदु सरेखीय हैं, a b प्लस सी, b c प्लस ए, c a प्लस b, ये तीनों बिंदु सरेखीय हैं। तो क्षेत्रफल 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये भी क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो क्षेत्रफल का 0 होना मतलब 3 बिंदुओं का एक ही रेखा पर होना, सरेखीय होना। सेकंड ग्रेड 2018, सेकंड ग्रेड 2018 का सवाल है, यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो a का मान बताइए। यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो a की वैल्यू बताइए। तो क्योंकि 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो हम क्षेत्रफल को 0 के इक्वल करेंगे। क्षेत्रफल मतलब पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, फिर तीसरा बिंदु, फिर वापस पहला बिंदु, इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके a का मान ज्ञात कर सकते हैं। 3 बिंदुओं का सरेखीय होना मतलब त्रिभुज ना बनना या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना। तो क्या वैल्यू आती है कि ये आ जाएगा 4, 4 में से 14 आ जाएगा, सही है क्या, 4 में से माइनस का 10 घटाओगे तो फिर 2a प्लस 16 और फिर माइनस का 40 और प्लस का 2a इक्वल टू 0। और 2a और 2a प्लस का 4a, 14 और 16 30, ये 10 बच जाएगा, है ना। तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ओके जी। तो 3 बिंदुओं का एक रेखा पर होना अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल का 0 होना। संस्कृत शिक्षा विभाग 2019 सवाल था, यदि दिए गए 3 बिंदु समरेखीय हैं, एक ही रेखा पर हैं, तो a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 का मान कितना होगा, 1/a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी होगी। तो क्योंकि 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो फिर इसको 0 के इक्वल करेंगे, a0 0b 1 अगेन a0 इक्वल टू 0।
ठीक है, तो ए बी माइनस 0 प्लस 0 माइनस बी, 0 माइनस बी प्लस 0 माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, और ए बी का डिवाइड कर दो 1/b प्लस 1/a इक्वल टू 1। तो a की पावर -1 प्लस a की पावर प्लस b की पावर -1 इक्वल टू 3 बिंदुओं का एक रेखा पर होना अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल का 0 होना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके लिए होमवर्क है, अच्छा सवाल है। उससे भी अच्छी बात है कि AT² 2AT, जब T1 जब प्रवल्या पढ़ेंगे ना अपने, ये T1 पॉइंट क्या होता है, T1 और T2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि नाभीय जीवा है तो T1 इंटू T2 इक्वल टू -1। बता रहा हूं वैसे कि T1 पॉइंट क्या होता है ना। अब इस T1 बिंदु पर खींचा गया अभिलंब प्रवल्या को पुनः T2 बिंदु पर जाकर मिलता है तो T2 बराबर कितना होता है, -T1 -2/T1। एक बहुत चीजें हैं जो अभी आगे जिक्र करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये T1 T2, ये AT1² 2AT1, ये पैराबोला के पॉइंट्स हैं। खैर हमें को मतलब नहीं, हमें तो ये मतलब है 3 बिंदु एक रेखा पर है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल करें। अच्छा सवाल है, करके देखना, ठीक है। रिजल्ट भी अच्छे अच्छे हैं। हाँ जी, के किस मान के लिए, अब वो सवाल आया जहां पर हमें के की 2 वैल्यू दे रखी है, 2 ही देनी चाहिए। जब भी एरिया दे रखा हो, है ना, यहां से तो वैसे क्वाड्रेटिक बन जाएगी। एरिया जब भी दिया हो, एरिया को हम प्लस माइनस देते हैं, तो जो 0 ही आया है तो ये के में क्वाड्रेटिक बनेगा, तो के 2 मान आ गए। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल को प्लस माइनस लिखोगे। ऐसा कैसे, फिर तो और आगे भी इसके सवाल के बाद फिर बताता हूं आपको, ठीक है। ज्ञात करते वक्त एरिया प्लस का लोगे। अगर दिया गया है, मान लो एरिया 10 दिया गया है और के का मान बताओ, तो 1/2, और जो आप सारणिक में लिखोगे के इक्वल टू क्या लिखोगे, 10 नहीं, ±10, और के 2 मान ज्ञात करोगे। क्योंकि अगर के मान के लिए आपका आंसर 10 आ रहा है तो के का आंसर सही है, ये आपका आंसर 10 है। अगर के किसी मान के लिए आपका आंसर -10 आ रहा है तो वो भी तो सही है, नहीं समझे। उस समय भी तो क्षेत्रफल प्लस के 10 लिखोगे आप, कि नहीं। चलिए तो मैं आपको बताता हूं क्या मकसद है इसका। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एरिया दे रखा था, है ना भाई, यहां पर आपने के का मान पूछा था, ऐसे समझेंगे, के का मान बताओ, और एरिया आपको 10 दे रखा था। तो भाई अगर आपका के का मान आया 3 और आपका आंसर आ रहा है 10, तो के बराबर 3 सही है। अगर आपने के का मान रखा 1 और आपका आंसर आता है -10, तो के बराबर 1 गलत है क्या, सही है। क्योंकि अगर आपकी इस बॉक्स की वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आएगी तो भी एरिया 10 है, और -10 आएगी तो भी एरिया 10 है। तो 3 रखने पर 10 आता है तो 3 सही है, 1 रखने पर -10 आता है तो 1 भी सही है। मतलब आपको कुल मिलाकर क्या लेना है कि हम देखेंगे एरिया 10 आना चाहिए। एरिया 10 आने का मतलब है डिटर्मिनेंट की वैल्यू का 10 या -10 आना। -10 आना भी गलत नहीं है, तो हम 2 वैल्यू लेके चलेंगे। जब भी दूरी दे रखी हो, मान लो दूरी दे रखी है, तो भी आप दूरी दे रखी है ना 5, कभी -5 नहीं दी होगी, 5 ही दी होगी, प्लस ही दी होगी, आप प्लस माइनस लिखोगे, प्लस माइनस, क्योंकि हो सकता है प्लस का आंसर आया हो सकता है माइनस का आंसर भी आया, दोनों लेके चलना, ये दिक्कत आ सकती है। इसमें तो आप सोचेंगे सर इसमें तो 0 ही आना था ना, तो 0 तो प्लस में लिखने की क्या जरूरत है, फिर 2 वैल्यू कैसे आ गई, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ना, वो तो द्विघात समीकरण बनी है, तो 0 के की 2 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आगे सवाल आएंगे, दूरी आएंगी, बिंदु मत आएगा तो आपको जिक्र करेंगे इस बात का कि दूरी दे रखी हो तो प्लस माइनस लिखना है, दोनों आंसर लिखने हैं आपको। अच्छा इसमें क्या करना है, ये भी आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ रहा हूं, के 2 - 2k, या किसी ने कर लिया तो ठीक है, अभी 1 - k 2k -4 -k 6 - 2k, और अगेन फर्स्ट क्या था, k और 2 - 2k इक्वल टू 0, क्योंकि ये बिंदु कैसे हैं, समरेख है।
तीसरा जो तरीका है जो हम प्रवणता में पढ़ेंगे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं जो अभी हमने तरीका पढ़ा है मैं उसको सोल्व करवा रहा हूं। ये भी आना चाहिए, इससे थोड़ी क्या ये लेंथी हो रहा है तो यार अब उसको छोड़ दें, वो तरीका आसान है। तो लेंथी हो रहा है तो क्या हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते क्या, मतलब छोड़ देंगे फिर? हाँ, इसको कर लीजिए। जब वो तरीका सीख लोगे आप, स्लोप वाला तरीका है या और भी चौथा तरीका भी है, तब आपकी मर्जी है कि आप तो चारों तरीकों में से कौन सा तरीका लगाते हैं। लेकिन अभी हिम्मत तो नहीं आने की यार तो लेंथी हो रहा है यार तो कौन सोल्व करेगा इसको, ना तो ऐसे नहीं करना। हाँ जी, सोल्व कर लिया। तो ऐसे सोल्व कीजिए जैसे आपको तरीका बताया हुआ, इक्वल टू 0 है। ये आंसर कह रहे हैं 1 कोमा माइनस 1/2, ये वाला पहला। चेक करना अपना, ठीक है। गलत हो सकता है वैसे, जो मैं सही तो है ये, गलत भी हो सकता है, तो चेक करें आप। चलिए ओके। अब ये सवाल ऐसे वो कहता है कि यदि 24 नंबर क्वेश्चन है पेज नंबर 48 पर, यदि ये बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो P का मान क्या नहीं होना चाहिए। इसको मैंने समरूपता में क्यों लिखा है, वो कहता है त्रिभुज के वर्टेक्स हैं, इसका मतलब 0 नहीं आना चाहिए, बस इतनी की बात है कि नॉट इक्वल 0 कर दो कि अगर त्रिभुज बन रहा है तो क्षेत्रफल 0 नहीं है, और क्षेत्रफल 0 नहीं है तो P का मान बताओ कि P का मान क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, बस नॉट इक्वल 0 करना है। P प्लस 1 1, 2P प्लस 1 3, 2P प्लस 2 2P, और P प्लस 1 1, और इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। क्या फर्क आएगा, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और सवाल यह है कि त्रिभुज बनना चाहिए बस। कि त्रिभुज के शीर्ष कब होंगे, तो त्रिभुज के अगर शीर्ष हैं तो क्षेत्रफल 0 नहीं है, तो क्षेत्रफल को 0 नॉट इक्वल 0 कर दीजिए, यहां से P का मान आ जाएगा। तरीका समझ गए, सवाल किसी भी लहजे से पूछा जा सकता है कि P का मान क्या नहीं होना चाहिए कि ट्रायंगल बन जाए, तो क्षेत्रफल 0 ना हो। 3P क्रॉस कीजिए, 3P प्लस 3 माइनस 2P माइनस 1, 4P स्क्वेयर, 4P स्क्वेयर प्लस 2P माइनस 6P माइनस 6 प्लस 2P प्लस 2 माइनस 4P स्क्वेयर माइनस 2P नॉट इक्वल टू 0। यही है, 4P स्क्वेयर से 4P स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। कहा, अच्छा यहां P था, ये 2P स्क्वेयर आएगा अकेला। दिस इज ओनली 2P स्क्वेयर। फिर तो 2P स्क्वेयर बच जाएगा। चलो 2P कैंसिल हो रहा है, और ये वाले 2P से भी ये वाला 2P कैंसिल हो रहा है। क्या बचता है, 2P स्क्वेयर माइनस 3P, ये हो गया है ना, माइनस का 3P आ गया, माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर होते हैं क्या इसके, हाँ जी फैक्टर हो जाएंगे। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का 4P और प्लस का 1, है ना। तो 2P स्क्वेयर माइनस का 4P प्लस का 1 माइनस का 2 इक्वल टू 0, और 2P कॉमन ले लेंगे तो 2P कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, P माइनस 2, ओके, एंड प्लस 1 P माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास दो फैक्टर होंगे, एक तो P माइनस 2 और दूसरा 2P प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो P का मान 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और P का मान माइनस 1/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये दो कंडीशंस अपने ज्ञात की हैं।
p का मान 2 नहीं होना चाहिए और p का मान -1/2 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से हम कहेंगे कि p का मान 2 नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाकी एक हो तो दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, एक में कोई दिक्कत नहीं है, एक हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं, या -1/2 नहीं, वो तो ऑप्शन में भी नहीं है, मतलब 2 नहीं होता। कहने का मतलब तरीका समझे, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अगर क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं, रेखीय होते हैं, तो उस पर हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब बात आती है केंद्रक, अंत्य केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स आपको दे रखे हैं तो केंद्रक ज्ञात करना, अंत्य केंद्र ज्ञात करना, लंब केंद्र ज्ञात करना और परिकेंद्र ज्ञात करना। ठीक है, तो वैसे तो आपकी जानकारी के लिए, वैसे आपको पता तो हो केंद्र क्या है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रोइड क्या होता है। हमें दिया हुआ है तीनों वर्टेक्स और हमें केंद्र ज्ञात करना। त्रिभुज में किसी शीर्ष को सामने वाली भुजा के अगर मध्य बिंदु से मिलाया जाए, ये कहलाती है माध्यिका, मीडियन। तो डी क्या चीज है? मिड पॉइंट, बी और सी का। इसी प्रकार से अगर बी को ए और सी के मध्य बिंदु से मिलाएं तो ये माध्यिका है, और इसी प्रकार से जो सी है उसको ए बी के मध्य बिंदु से मिलाएं तो माध्यिका किसे कहते हैं? शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएं, मिड पॉइंट से मिलाएं तो माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रोइड कहते हैं, है ना। और त्रिभुज का केंद्रक क्या करता है? प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है ना। ये बेसिक बात, बाकी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो अभी हमने इतने जिक्र करते हैं कि माध्यिका किसे कहते हैं और केंद्र किसे कहते हैं, है ना, सिमिट्रिक बात। और केंद्र क्या करता है? प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डी पॉइंट क्या होगा, तो डी क्या है? बी और सी का मिड पॉइंट। तो ये आ जाएगा x2 + x3/2 और y2 + y3/2, ये तो होगा मिड पॉइंट। और अब जो जी पॉइंट है, जो जी पॉइंट है वो ए पॉइंट, ए और डी को किस अनुपात में बांटता है? 2:1। तो 2 का गुणा किसके साथ? 2 का गुणा डी के साथ और 1 का गुणा 1। तो 2 गुना x2 + x3/2, ठीक है। 2 गुना x2 + x3/2 प्लस 1 गुना x1 बटा में 2 + 1, 2:1 में बांटता है। इसी प्रकार से y बड़ा मान लिख देंगे अपने, तो उसको हल करें तो हमारे पास केंद्र क्या आता है? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/1। त्रिभुज का केंद्रक x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, तीनों को जोड़कर 3 का भाग कर दो। सेकंड ग्रेड 2018। एक त्रिभुज का केंद्रक 2,7 है। केंद्रक दिया हुआ है, 2 वर्टेक्स दे रखे हैं, तीसरा ज्ञात करना। आसान सी बात है। तो केंद्रक 2 = 2 वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, 4 + -2 प्लस तीसरा आपने ज्ञात करना है। तीसरा आपने क्या मान लिया? a, b मान लिया। 7 बराबर क्या आ जाएगा? 8 + 6 + b, मतलब तीसरा आपने ज्ञात करना है, उसको मैंने मान लिया a, b। तो x1 + x2 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 बराबर में क्या दिया हुआ आपको? 2,7। सोल्व कर लीजिए, थर्ड बी का मान। सिंपल सी बात, कितना आ जाएगा?
ए का मान और बी का मान 7, 4 का मान। इसी प्रकार से एक आपके लिए होमवर्क है कि यदि 1,4 किसी त्रिभुज का केंद्रक है और इसके 2 वर्टेक्स आपको दे रखे हैं तो तीसरा वर्टेक्स क्या होगा ना। अब बात करते हैं इन सेंटर की। देखो छोटे छोटे सवाल हैं। इन सेंटर अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र कैसे ज्ञात किया जाता है, डाउट है उसमें? क्वेश्चन था आपके लिए 2 नंबर क्वेश्चन था, पेज नंबर 47। अंतः केंद्र किसे कहते हैं? आज हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस की जाती है, सेकेंडरी मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपके हैं। इन सेंटर किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन आपको फिर भी याद करने के लिए बता देते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए के सामने वाली भुजा छोटा ई छोटा ए, बी के सामने वाली भुजा छोटा बी और सी के सामने वाली भुजा छोटा सी, सब रिप्रेजेंट करते। इन सेंटर के लिए हम क्या करते होते हैं? एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजन, कोण का आधा आधा करते हैं, मध्य बिंदु नहीं, कोण का आधा आधा, एंगल बाइसेक्टर, अर्धक, कोण समद्विभाजक, दूसरे कोण का समद्विभाजक, तीसरे कोण का समद्विभाजक। त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है, त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है जी, ये तो है सिर्फ अंतः केंद्र की परिभाषा, विशेषताएं हम बाद में जिक्र करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? अंतः केंद्र के निर्देशांक, विशेषताएं भी होती हैं वो जिक्र की जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, अंतः केंद्र के अगर निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो फार्मूला ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन में, सॉरी भैया z1 y1 कहां से आ गए, bx2 bx2 cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस, ठीक है, और a y1 b y2 c y3 अपॉन में a प्लस b प्लस। तो अंतः केंद्र ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 का इस्तेमाल तो हो रहा है, ये साथ में ABC का इस्तेमाल भी हो रहा है। ABC मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मतलब अगर अंतः केंद्र पूछा जाता है तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाइयां भी पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अब उसमें जो फॉर्मूला है वो A का मतलब है x1 y1 के सामने वाली, ऐसा नहीं कि हम उसको आपस में चेंज कर लें। कैपिटल A किसको माना आपने? x1 y1 को। कैपिटल A हमारा क्या है? x1 y1 और कैपिटल B x2 y2, उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज ना करने का मेरा मतलब क्या है कि जिसको आप A मानोगे ना, जिसको x1 y1 मानोगे, उसके जो सामने वाली जो भुजा है उसका गुना x1 के साथ करना है। तो A मैंने माना x1 y1 को, तो छोटा a के सामने वाली भुजा उसका गुना x1 के साथ होगा, तो उसका क्रम चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब अगर जनरल क्वेश्चन आ जाए, जनरल क्वेश्चन का मतलब है कि कोई आर्बिट्री ट्रायंगल बन रहा है, कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं है, कोई विशेष त्रिभुज नहीं है, समबाहु त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी रहता है ना, कि हमें तीनों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी और फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो समबाहु त्रिभुज है, अगर वो समकोण त्रिभुज है, तो इस सवाल की क्वेश्चन थोड़ी आसान भी हो जाती है, इसलिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हर बार लेंथी ही आए, आसान सवाल भी बन सकता है। जैसे अब ये क्वेश्चन था, अब ये जो त्रिभुज है 0 0 3 0 0 4 वाला, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है।
भाई 0 0 3,0 4,0। हम जानते हैं कि 0 0 तो मूल बिंदु है ही है, 0 0 तो मूल बिंदु है। 3,0 कहाँ होगा? एक्स अक्ष पर होगा। 4,0 कहाँ होगा? वाई अक्ष पर होगा। तो सवाल था कि इस समकोण त्रिभुज का अंतः केंद्र बताओ। अब समकोण त्रिभुज के अंतः केंद्र में क्या फायदा है हमें कि जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है अगर, तो उसकी जो लंबाइयां हैं वो आसानी से हमने ज्ञात कर ली बिना कोई फॉर्मूला लगाए। भाई ये लंबाई कितनी है? ये OA वाली ये 3 है। ये लंबाई कितनी है? ये 4 है। और बाय पाइथागोरस प्रमेय ये लंबाई कितनी है? 5। जो ABC के मान है ना वो हमें इजिली आ गए। ठीक है जी। तो अब हम फॉर्मूला लगाकर अंतः केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। बताइए। 1 1। ठीक है, कैसे देखें? पांच का गुना 0 के साथ प्लस 3 का गुना किसके साथ? 0 के साथ। x1 वाला का लिख रहा हूं पहले मैं। 5 का गुना इसके सामने वाला x1 वाला कौन है? 0 है। 3 का गुना तो 3 के सामने x1 वाला कौन है? 0 है। और फिर 4 का गुना, 4 के गुना किसके साथ? 4 के सामने वाला x1 वाला कौन है? 3 बटा में a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब इसी तरह से y1 वाला, तो 5 का गुना, 5 के सामने y1 वाला कौन है? 0। 3 का गुना, तो 3 के सामने y1 वाला कौन है? 4। और 4 का गुना, तो 4 के सामने y वाला कौन है? 0 बटा में वही 5 प्लस 3 प्लस, ऐसे किया था। तो 12 बटा 12, 12 बटा 12, 1 को होगा। तो समकोण त्रिभुज में अंतः केंद्र ज्ञात करना आसान होता है, और समबाहु त्रिभुज में तो हम पढ़ेंगे वो तो आसान बिल्कुल ही होता है, लेकिन इसलिए पता होना चाहिए कि हम अंतः केंद्र का कैसे फॉर्मूला ना यूज करें, वो बात फॉर्मूला याद होना चाहिए। दो हो गए केंद्रक, अंतः केंद्र। ठीक है, केंद्रक बिल्कुल आसान है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 केंद्रक। अंतः केंद्र के लिए क्या बताया था? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। abc भुजाओं की लंबाइयां हैं। x1 y1 के सामने वाली छोटा a, x2 y2 के सामने वाली छोटा b, और x3 y3 के सामने वाली छोटा c। तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं की लंबाइयां, खास करके इस तरह का जो त्रिभुज जो अक्षों के साथ बनता है वो आसानी से ज्ञात की जाती है, इसलिए इसमें सवाल बन सकता है। लंब केंद्र क्या होता है और लंब केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं? ऑर्थो सेंटर। किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें शीर्ष से, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाला जाए तो तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लंब केंद्र कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करें आप। और भी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मैथमेटिक्स के अंदर। लंब केंद्र के अंदर न्यूनकोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है? अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा भाई? जहां समकोण बनता है, यही तो इसका ऑर्थो सेंटर है। अगर कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, न्यूनकोण त्रिभुज है, तो उसका लंब केंद्र कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर होता है। और अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है। ठीक है,
कैसे भी, जैसे ये कोई अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लो आपने ए से बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ऐसा नहीं कि जो बीसी आपके सामने दिख रही है उसके ऊपर ही वो मिलनी चाहिए, हमें परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है। इसके लिए आप चाहें तो बीसी को बढ़ाना पड़ सकता है, जैसे मैंने बीसी को बढ़ाया और फिर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये ए से बड़ी हुई बीसी पर खींचा गया लंब है, लंब खींचना है तो अब ऐसा है कि लंब और रेखा तो सीधी जाएगी, वो बीसी को बढ़ाना पड़ सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ सी से लंब खींचे, तो सी से लंब किस पर खींचोगे, ए बी पर, सी से ए बी पर, ए से बीसी पर, बी से एसी पर। तो सी से अगर आपने ए बी पर लंब खींचना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी को बढ़ाना पड़ेगा और फिर सी से लंब डाला जाएगा। और अब आप लंब डालेंगे, ठीक है, और बी से एसी पर। तो तीनों शेष लंब कहां मिलते हैं, त्रिभुज के बाहर। तो अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। खैर हमारा मकसद फिलहाल ये तो था नहीं, हमारा तो था उसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करना। लंब केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि हम जैसे फॉर्मूला लिख सकें। हमें दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दो रेखाएं कौन सी दो रेखाएं, शीर्ष लंब, ए से एम, बी से बीएन, सी से सीपी मान लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ये कब डिस्कस होगा, जब आप दो रेखाओं का मतलब रेखा का समीकरण ज्ञात करना पढ़ चुके होंगे। फिर आप मान लो एबीसी पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो क्या मैं एम का समीकरण ज्ञात कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बीसी की प्रवणता नहीं बताई, एम की प्रवणता नहीं बताई, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण नहीं बताया। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर यदि ए बिंदु दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो, के निर्देशांक दिए हों, तो क्या मैं इनका जो लंब केंद्र है एच, ऑर्थो सेंटर ज्ञात कर सकता हूं, तो जी हां कर सकता हूं, लेकिन मुझे उससे पहले एम का और बीएन का या सीपी का समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और इक्वेशन फाइंड आउट करना अभी हमने सीखा नहीं है। या हम कर सकते हैं बाय ऑप्शन, तो वो बाय ऑप्शन भी हमें प्रवणता पता होने के बाद होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसकी सहायता से हम ऑर्थो सेंटर नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन हाँ रेखा का समीकरण ज्ञात करने के बाद दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करके हम लंब केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं है, ठीक है जी। ये था लंब केंद्र के बारे में, समझ के बाद ज्ञात कर सकते हैं, वो जब सवाल आएगा उससे पहले आपको रेखा का समीकरण पता होना चाहिए। आप सोचोगे ये कैसे पूछ लिया फिर, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता है, जहां समकोण बनता है, मतलब जो तीन बिंदु दे रखे हैं ना, उन तीन बिंदुओं में से ही एक बिंदु लंब केंद्र है। बस आपको यह पहचानना है कि राइट एंगल बनेगा कहां पर, इसलिए सवाल लिखा है। वरना आपको आर्बिट्री पॉइंट दे दूं मैं आपको कि ये तीन बिंदु दे दिए, अब इसका लंब केंद्र बताओ, तो अभी नहीं कर सकते, फिर आगे हमें जो तरीका मैंने बोला है अभी वैसे करना। तो ये अब कैसे पता चला कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा भाई, अब 0,3 कहां होता है, -3,0 कहां होता है, 3,0 कहां होता है, बस इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। हाँ जी, 0,3, व्हाट इज वेयर 0,3, 0,3 -3,0, -3,0, 3,0,
3,0 इनको मिलाया, ठीक है जी। वो चली गया कहां बना है समकोण त्रिभुज 0,3 पर, लेकिन पता क्या चला कि समकोण त्रिभुज ही बनेगा। हमें क्या पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ये दूरियां से आइडिया लग रहा है, ये डायग्राम से लग रहा है आइडिया कि हाँ यार समकोण त्रिभुज ही है ये है? डिस्टेंस निकाल लीजिए ना। अच्छा, कैसे 45 हो जाएगा? ये चलो खैर अपने अपने तरीके सही है, मैं गलत इसमें गुड। एक्चुअली क्या ये 3 है, ये 3 है और ये भी 3 है, सही है? 3 है कि नहीं है? -3 कोऑर्डिनेट है, दूरी कितनी है? 3, दूरी तो 3 ही है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल में ही सिर्फ ऐसा होता है। कैसे होता है राइट एंगल ट्राइंगल में? अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है, कर्ण का मध्य बिंदु है, हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो ये दूरी और ये दूरी इक्वल होती है, तो मिड पॉइंट है तो इक्वल होगी, ठीक है। साथ ही साथ ये दूरी भी उतनी होती है, ये दूरी भी इतनी होती है। मतलब सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही ऐसा होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि ये तीनों दूरियां सेम होती हैं, और जो अभी मेरे पास डायग्राम बना था उसमें ये तीनों दूरियां सेम है। दिस इज 3, दिस इज 3 और दिस इज 3, ये तीनों दूरियां सेम है, तो यहां राइट एंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में ही ऐसा क्यों होता है, उसका कारण ये है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये तो हम सब जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त है, अगर कोण समकोण है तो अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है मतलब मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है तो सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा तो एक्स एक्स तो इसलिए इक्वल है कि वैसे ही मिड पॉइंट था, वो तो मिड पॉइंट था तो भी इक्वल था, लेकिन ये भी एक्स होगा क्योंकि एक्चुअली ये रेडियस है। और एम क्या है? मिड पॉइंट परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है। तो अगर किसी ट्राइंगल में ऐसा हो, तीनों दूरियां इक्वल हो, तो वो ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इसलिए इस डायग्राम के अंदर जब ये तीनों दूरियां 3 है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और क्योंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो लंब केंद्र कौन होता है? जहां समकोण बनता है। समकोण कहां बन रहा है? 0,3 पर। इसलिए बिना कोई फॉर्मूला लगाए भी हमने बता दिया कि ये लंब केंद्र है। लास्ट में बचा परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है वो सुन लीजिए, बाकी इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो दे लीजिए। ऑर्थो सेंटर भुजा का लंब समद्विभाजन, क्या था? सरकम सेंटर। मैंने ऑर्थो सेंटर बोल दिया क्यों? चलिए, सरकम सेंटर, ठीक है, नॉट ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर पर भी सरकम सेंटर क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है? हमें भुजा का लंब समद्विभाजन करना है। भुजा का लंब समद्विभाजन मतलब बीसी को हाफ हाफ कीजिए, बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर लंब समद्विभाजन, ठीक है। इसी प्रकार से एसी का मध्य बिंदु को हमने, जैसे यहां मध्य बिंदु है, नो डाउट मिड पॉइंट है, लेकिन इस मिड पॉइंट को अपने ए से नहीं मिलाया, माध्यिका नहीं है, मिड पॉइंट लंब समद्विभाजन। इसी प्रकार से समझिए लंब समद्विभाजन, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है अपने। और तीसरी भुजा को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, समझ रहे कि नहीं? डेफिनेशन तो यही है। वो अलग बात है कि अगर मैं इसके चारों तरफ वर्त बना दूं और इसका केंद्र कह दूं कि त्रिभुज के परिवर्त का केंद्र परिकेंद्र होता है, तो फिर समझना आसान हो जाता है। लेकिन डेफिनेशन आपको यही मिलेंगी, क्या करना होता है? भुजाओं का लंब समद्विभाजन करना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जहां ये मिलते हैं
ये कहलाता है हमारा सरकम सेंटर। और ओ की ए से दूरी, ओ की बी से दूरी और ओ की सी से दूरी, ये दूरियां समान होती हैं। ओ की ए से, ओ की बी से और ओ की सी से जो दूरियां होती हैं वो समान होती हैं, और उस दूरी को त्रिज्या मानकर जो वर्त बनेगा वो ए बी सी तीनों बिंदुओं से गुजरेगा, यानी कि परिवर्त बनेगा। इसका जो केंद्र है वो परिकेंद्र है। लेकिन टॉपिक क्या है हमारा फिलहाल, वो तो परिकेंद्र क्या होता है, बहुत सारी विशेषताएं और पढ़ेंगे, ये नहीं कि नहीं होता बस बात खत्म, ये नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक ये है कि यदि आपको ए बी सी तीनों शीर्ष दिए हैं तो परिकेंद्र के निर्देशांक कैसे ज्ञात करें, फिलहाल ये टॉपिक है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट पता है x1 y1, बी पॉइंट पता है x2 y2 और सी पॉइंट पता है x3 y3, और पूछा क्या है ओ पॉइंट क्या होगा, ये सवाल है। परिकेंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, फॉर्मूला पता है। अंत्य केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, फॉर्मूला पता है। लंब केंद्र का कोई फॉर्मूला नहीं होता, परिकेंद्र का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। परिकेंद्र की विशेषता है, परिकेंद्र वह बिंदु होता है जो ए बी सी से समान दूरी पर होता है। अगर आपको परिकेंद्र ज्ञात करना है तो एक्चुअली आप परिकेंद्र को मान लीजिए कि मैंने मान लिया x, y, और इसकी खास बात क्या है, इसकी a से दूरी, इसकी b से दूरी और इसकी c से दूरी समान है, परिवर्त की त्रिज्याएं हैं। ये दूरियां क्या है, ये परिवर्त की त्रिज्याएं हैं, तो समान है। जब आप इसको इक्वल करेंगे तो यहां से दो समीकरणें बना ली जाएंगी और वहां से x और y का मान ज्ञात कर ली जाएगा, या ऑप्शन उठाया जाएगा। ऑप्शन की a से डिस्टेंस ज्ञात करेंगे पहले पॉइंट की, फिर b से ज्ञात करेंगे क्या सेम आ रही है कि नहीं आ रही। अगर सेम नहीं आ रही तो काट देंगे, अगर सेम आ रही है तो फिर c से डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, है ना। a b c तीनों से दूरियां क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो आपका सरकम सेंटर है। ठीक है, अब क्या मतलब सरकम सेंटर का, अगर आपको तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं और सरकम सेंटर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पहला ऑप्शन उठाएंगे, उसकी ए से दूरी ज्ञात करेंगे, बी से दूरी ज्ञात करेंगे और सी से दूरियां ज्ञात कर लीजिए। और अगर ओ ए बराबर ओ बी नहीं आया तो वैसे काट दो, ओ ए बराबर ओ बी आ गया तो फिर ओ सी भी ज्ञात करेंगे, क्या तीनों दूरियां सेम आती हैं, तीनों सेम आती हैं तो वो परिकेंद्र है, अदरवाइज नहीं है। मतलब वह बिंदु बताना है जो दिए गए तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर, यह सवाल था। दूसरी एक लास्ट बात यह है, अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो इसका जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। अभी मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर कहां होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, कर्ण का मध्य बिंदु। और लंब केंद्र कहां होता है, ऑर्थो सेंटर कहां होता है, जहां समकोण बनता है। केंद्र कहां होता है, केंद्र तो हमें पता ही है। ठीक है, तो केंद्र क्या करता है, लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। केंद्रक, केंद्रक क्या करता है, परिकेंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2:1 में बांटता है। क्या केवल समकोण त्रिभुज में, तो जी नहीं, सभी त्रिभुजों में। किसी भी त्रिभुज के अंदर ये तीनों एक ही रेखा पर होते हैं। कोई भी त्रिभुज बनाओगे तो ये तीनों एक ही लाइन पर होंगे। कौन तीनों, लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र, ये तीनों एक ही लाइन पर होते हैं। और केंद्र क्या करता है, लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2:1 में बांटता है। हाँ, समकोण त्रिभुज में डायग्राम बड़ी जल्दी समझ आ जाता है कि समकोण त्रिभुज में ये हमारा लंब केंद्र है, ये हमारा परिकेंद्र है, ये हमारा केंद्रक है। केंद्रक इसी रेखा पर होगा ना, ये माध्यिका है कि नहीं है, वो मध्य बिंदु है, ये माध्यिका है। और केंद्र कहां होता है, माध्यिका के ऊपर होता है। और माध्यिका क्या करती होती है, 2:1 में बांटती है। केंद्र क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में बांटता है, तो फिर ये 2:1 होगा। तो जो बात समकोण त्रिभुज में आपको समझ आ रही है वो सभी त्रिभुजों के लिए लागू होती है। क्या, कि ये तीन बिंदु हमेशा एक रेखा पर होते हैं। कौन कौन से,
लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र। और केंद्रक हर प्रत्येक त्रिभुज में लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2:1 में बांटता है, प्रत्येक त्रिभुज में ऐसा होता है। ठीक है। हाँ, एक और जो पर्टिकुलर केस है वो ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि चारों बिंदु एक ही होते हैं, संपाती होते हैं, चारों बिंदु संपाती होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, समबाहु त्रिभुज का अंत्य केंद्र, समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र और समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र, सेंट्रोइड, इनसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एक ही पॉइंट होता है। ये अकेला ही यही केंद्रक है। मान लो वो आपसे कहे कि लंब केंद्र बताओ और आपको सर ने कहा था लंब केंद्र ज्ञात करना तो आसान बात नहीं है, लेकिन क्या पता वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, अगर वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एक्चुअली आपसे लंब केंद्र नहीं केंद्र की पूछा है। और केंद्र क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है कि लगता है यार लंब केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे या अंत्य केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे, वो तो लेंथी फॉर्मूला होता था, उसमें एबीसी ज्ञात करने पड़ते हैं। लेकिन फिर उसमें जांच कर लें कि क्या वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज तो नहीं है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका केंद्रक ही उसका अंत्य केंद्र है, उसका केंद्रक ही उसका लंब केंद्र। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।